नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में आपने इसकी थ्योरी की है। आई होप कि आपको तीनों वीडियो से कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों तथा उसकी ब्राह्मी लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्योद्घाटन किया? आपने कई बार पढ़ा है, इसका आंसर जेम्स प्रिंसेप रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है जिसकी 1915 में खोज की गई थी, जिसमें इसके लेखक का नाम अशोक प्रियदर्शी दिया गया है? इसका आंसर रहेगा मास्की शिलालेख। उसके बाद निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको पता है कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा बताया गया है। अशोक की पत्नी विदिशा की महादेवी बताई गई हैं। अशोक की जमाता अग्निब्रह्मा बताई गई हैं, लेकिन अशोक के छोटा भाई कुणाल सही मैच नहीं है। उसके बाद मौर्यकालीन लौकिक साहित्य स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो आपने जाना कि ऐतिहासिक स्रोत यानी मौर्य काल को जानने के लिए हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया शुरुआत में पाठ में, और हमने पढ़ा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य साम्राज्य को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आई होप कि आपको आंसर पता होगा। उसके बाद मौर्य शासक जो अपनी वृद्धावस्था में अपने सिंहासन का परित्याग करके जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था, तो आपको पता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने श्रवण बेलगोला में संलेखना से अपना जीवन त्याग दिया था। आई होप कि आपको पता है। उसके बाद ये किसने उल्लेखित किया है कि युवा चंद्रगुप्त सिकंदर से पंजाब के में प्रत्यक्ष रूप से मिला था? जस्टिन नाम के इतिहासकार ने वर्णन किया है। उसके बाद निम्नलिखित किस अभारतीय बौद्ध ग्रंथ में अशोक के व्यक्तित्व के संबंध में वर्णन किया गया है? ऐसा वर्णन दिव्यावदान में किया गया है। आई होप कि आपको आंसर समझ आया होगा, पता होगा दिव्यावदान में किया गया है। उसके बाद मौर्य का कालक्रम किस घटना के साथ संबंध है? बुद्ध की मृत्यु के संबंध में जुड़ा हुआ है कालक्रम। उसके बाद मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेल्स का दूत कौन सा था? तो उनका दूत था डायोसियस। आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से किस जैन धर्म में यह वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? तो यह वर्णन किया गया है परिशिष्टि पर्वन में, परिशिष्टि पर्वन नाम के जो ग्रंथ में। उसके बाद निम्न में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की धार्मिक रुचि थी? आजीव संप्रदाय में उनकी रुचि थी। उसके बाद निम्न में से किस शिलालेख में अशोक के लिखे गए अशोक के लिए मगध का प्रियदर्शी राजा या प्रियदर्शी राजा मगध शब्द का प्रयोग किया गया है? ऐसा प्रयोग बाबरू अभिलेख में किया गया है। बाबरू अभिलेख में ऐसा प्रयोग किया गया है, लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कलिंग युद्ध के परिणामों के बारे में क्या असत्य है? तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्धरत एवं अयुद्धरत लोगों को, हताहतों की संख्या लगभग 4 लाख थी, ये सत्य है। युद्ध के नृशंस परिणामों से अशोक के जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन असत्य है कि मौर्य सेना में कोई कटौती कर दी गई, ये असत्य है। उसके बाद नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था? संयम उसका मूल सिद्धांत था। उसके बाद अशोक का धम्म मूलतः क्या था? वो उसकी सामाजिक और नैतिक अवधारणा थी। उसका धम्म उसकी सामाजिक और नैतिक अवधारणा का प्रतीक थी। उसके बाद अशोक के राज्याभिषेक के कितनेवें वर्ष उपरांत कलिंग युद्ध हुआ था? हमने जाना था कि 8वें वर्ष में, उसके राज्य सिंहासन के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। उसके बाद अशोक के
द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करने के संबंध में निम्न में से किस कथन को सामान्यतः सत्य माना जाता है? सत्य माना जाता है कि कलिंग युद्ध के शीघ्र बाद उसने आकस्मिक रूप से बौद्ध धर्म अंगीकार किया। अशोक ने कभी भी बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। और नेक्स्ट है, उसके द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करना एक क्रमिक प्रक्रिया थी। तो सत्य ये है कि उसके द्वारा जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया वो एक क्रमिक, एक प्रोसेस थी, एक बनी बनाई प्रक्रिया थी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राज्यारोहण के कितने वर्षों बाद अशोक ने बोधि वृक्ष के पवित्र दर्शन करने के लिए बोध गया की यात्रा की? हमने पढ़ा था कि उन्होंने 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा, 10वें वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट की गई है? ऐसा प्रकट किया गया धौली और जौगढ़ अभिलेख में किया गया है, धौली और जौगढ़ में। आई होप कि आपको पता चल गया है। उसके बाद निम्न में से किस शिलालेख या अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म में अपना विश्वास प्रकट करता है? तो हमने पढ़ा था कि बाबरू अभिलेख से पता चलता है कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद निम्न में से किस बृहद शिलालेख में उन्होंने कहा है कि धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है? यानी उन्होंने अपने धम्म घोष के लिए, धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। हमने कक्षा 6 इतिहास में जाना था कि उन्होंने, लेकिन ये जाना है कि पंचम शिलालेख में उन्होंने पहली बार धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है। आई होप कि आपको आज के जो प्रश्न हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे। उसके बाद निम्न में से किस अभिलेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं? तो हमने पढ़ा था कि प्रथम पृथक शिलालेख जो है उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति है, मेरे बच्चे हैं। उसके बाद मौर्य शासन का स्वरूप क्या था? हमने पढ़ा उदार या कल्याणकारी निरंकुशवाद शासन था, यानी राजा कल्याण चाहता था और वो निरंकुश भी था साथ में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राजकीय आय या राजस्व नियंत्रण यानी राजकीय आय, गवर्नमेंट इनकम का कंट्रोल होता था? हमने पढ़ा था कि सन्निधाता के पास होता था। उसके बाद मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष किस मास में आरंभ होता था? हम जानेंगे कि आषाढ़ यानी जुलाई महीने में उनका वित्तीय मास शुरू होता था। उसके बाद नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के अधिकारियों को किस सामान्य नाम अमात्य, महामात्य के बारे में हमने जाना था कि उन्हें अमात्य, सामान्य रूप से अमात्य के रूप में जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 प्रमुख मौर्य प्रांतों और उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए। हमने पढ़ा था कि उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, तक्षशिला। उसके बाद अवंती की राजधानी महाजनपद में पढ़ा है कि उज्जैनी थी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी। प्राच्य पूर्वी प्रांत, कलिंग को प्राच्य पूर्वी प्रांत कहा गया है, उसकी राजधानी तोसली थी। और मध्य देश यानी केंद्रीय प्रांत जिसे मगध भी कहा गया है, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आई होप कि आप पहले से आंसर जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ब्राह्मण ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र अथवा निम्न कुल का लिखते हैं और बौद्ध तथा जैन चंद्रगुप्त मौर्य को अक्षत्रिय लिखते हैं। तो बताइए कि कौन सा कथन और कारण दोनों सही है या उनकी व्याख्या भी सही है या नहीं है? तो हमने जाना कि पी और आर दोनों सही, यानी ब्राह्मण ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र अथवा निम्न कुल का लिखते हैं, बौद्ध और जैन उनको अक्षत्रिय लिखते हैं। लेकिन जो आर है वो पी की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम का क्या था? यानी सबसे ऊपर कौन होता था? प्रादेशिक होता था, उसके बाद राजुक होता था और उसके बाद युक्त होता था, जिनके कार्यों के बारे में हमने पहले थ्योरी में जाना है। उसके बाद मौर्य काल में अधिकांश कृषक किस वर्ण से थे?
तो हमने जाना कि ज़्यादातर है जो शूद्र वर्ण से रिलेटेड होते थे, ज़्यादातर कृषक होते थे। उसके बाद मौर्य काल में विष्टि शब्द का क्या अर्थ था? हमने जाना था कि बेगार, बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी या बेगार से अभिप्राय विष्टि से था। उसके बाद अशोक के निम्नलिखित शिलालेख में किस शिलालेख में कराधान का विशेष वर्णन किया गया है? तो उसका विशेष वर्णन रुम्मिनदई शिलालेख में किया गया है। उसके बाद मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा होता था? तक्षशिला होता था। आई होप कि आप पहले से ही जानते हैं। उसके बाद मौर्य काल में कौन सा आंतरिक व्यापारिक मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? जो मार्ग तक्षशिला से होकर के उत्तर पश्चिमी मार्ग जो पाटलिपुत्र तक जाता था, यानी तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक का जो मार्ग होता था वो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, अंतरराज्य मतलब अंतर्देशीय जो मार्ग होता था, इम्पोर्टेंट होता था। आई होप कि आप इसका आंसर पहले से जानते होंगे। उसके बाद मौर्य कला की सर्वाधिक उत्कृष्ट कृति कौन सी थी? तो हमने जाना कि स्तूप, अशोका ने बहुत सारे स्तूप बनवाए हैं, तो स्तूपा जो उनके काल की सर्वाधिक उत्कृष्ट कृति थी। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता था? तो कर यानी टैक्स के लिए नहीं किया जाता था। बाकी व्यापार, अधिकारियों का वेतन हमने पढ़ा कि पर्ण के रूप में वेतन दिया जाता था, और साहूकारी के लिए भी किया जाता था, लेकिन टैक्स के लिए नहीं किया जाता था। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज के सभी पॉइंट समझ आए होंगे। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।